हो गया सर स्टार्ट। देखिए आज अपन पढ़ने जा रहे हैं आरटीई, हिंदी में बोला जाता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो शिक्षक भर्ती से संबंधित है, किसी भी स्टेट से हैं, तो आपको ये वीडियो बहुत रामबाण होने वाला है। पेपर से पहले जरूर देख करके जाइए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट आएंगे, घुमा करके आएंगे, आपका गलत होने के चांस भी ज्यादा रहते हैं। तो आपको एकदम ट्रिकी टाइप में मैं आपको बताऊंगा जो कभी भी भूलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आरटीई क्या है। आरटीई क्या है? सरकार का एक अधिनियम है। आरटीई का फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन एक्ट। हिंदी में बोला जाता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। मतलब शिक्षा से कोई किसी प्रकार से वंचित ना रह पाए, ये वाली चीजें आरटीई के अंतर्गत सारी लिखी गई हैं। तो अपन क्या क्या रूल आए हैं वो सारी चीजें अपन इसके बारे में बताने जा रहे हैं। अब देखिए मेन क्या है, ये अधिनियम क्या है। तो सबसे पहले ये अधिनियम है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, मतलब बालकों को फ्री में शिक्षा दी जाए, मतलब कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। इससे क्या होगा, सभी लोग शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। दूसरा क्या है कि किस भाग में आता है, तो भाग नंबर 3 के आर्टिकल 21 के ए में इसको रखा गया है। पहले इसको आर्टिकल नंबर 48 में रख रहे थे, लेकिन फिर 48 में रखने के बाद संशोधन किया गया, आर्टिकल नंबर 20 में फाइनली इसको रख दिया गया। अब इसके बाद क्या बात आती है, इसको रखने के लिए, बनाने के लिए कितना टाइम लगा, कि ये सबसे पहले बात हुई थी 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसकी बात आई थी कि मतलब इस टाइप से अपन इसको शुरुआत की जाए। मतलब इस टाइप से शुरुआत करने के लिए 2002 से बात चलती रही। बात चलते चलते फिर क्या है, बात यहाँ पर पहुंचती है भारत की संसद तक। तो भारत की संसद तक बात कब पहुंची, 4 अगस्त 2009। अब संसद क्या रहती भारत में, भारत में जैसे पहले नंबर पे क्या रहता है, संघ और राज्य, दूसरे नंबर पे वेतन भत्ते, तीसरे नंबर पे शपथ, चौथे नंबर में राज्यसभा के जो सदस्य चयनित होकर के जाते हैं, उनका जो एज वगैरह का रिलैक्सेशन रहता है 30 ईयर रहता है। तो उसमें राज्यसभा में चयनित होकर के जाते हैं, तो वो संसद में बैठते हैं। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो संसद में, भारत की संसद में 4 अगस्त को, यानी कि अनुसूची नंबर 4 में संसद की बात है, 4 अगस्त 2009 को भारत की संसद ने इसे पास किया। क्योंकि भारत के मतलब 3 मुख्य अंग हैं, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। तो संसद का आर्टिकल है 79, राज्यसभा का 80 और लोकसभा का 81। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति 26 अगस्त 2009 को, यानी कि राष्ट्रपति के पास शक्ति रहती 15 दिन तक किसी भी बिल को रोक सकता है। 15 दिन के बाद उनको जवाब देना होता है कि क्या आया क्या नहीं आया। तो उन्होंने पूरा इसका एनालिसिस किया, अध्ययन किया, चीजों को पाया, और फिर पाने के बाद फाइनली 26 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर कर दिए। और जैसे ही भारत में राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाते तो एक संविधान बन जाता है। अब संविधान बन गया, उसके बाद इतना समय लगा लागू होने में पूरे देश में। मतलब भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का देश है, तो पूरे राज्य में लागू होने में 1 अप्रैल 2010, इतना टाइम लग गया बीच का। 1 अप्रैल 2010 को अपना फाइनली रूप से आरटीई लागू हो गया। अब पहले जब लागू हुआ था 2009 में, तो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन 2019 में 370 धारा हटाई गई। और जैसे धारा हटाई गई तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए। अब आपको पता होगा पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई थी, लेकिन वर्तमान में 8 आ गई है, क्योंकि दमनदीप को, और दमनदीप के पास एक और स्टेट था, उसको मिला दिया गया है, दोनों को एक कर दिया गया है। जब दोनों को एक कर दिया तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे। लास्ट का राज्य क्या बना है, तेलंगाना। 2 अक्टूबर 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था। इसके बाद पूरे देश में 1 अप्रैल 2000। ये वाला आपका ट्रिकी पॉइंट है, पेपर में ये वाला 100% पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद वर्तमान में जम्मू कश्मीर में लागू है, क्यों, क्योंकि वहां पर विशेष अधिकार खत्म हो चुके। अब इसके बाद आते हैं अध्यापक को कितने कार्यों में नहीं लगाया जाना चाहिए। तो अध्यापक की ड्यूटी जो लगती है 3 शैक्षणिक कार्य में लगाया जाना चाहिए। अब ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 27। आर्टिकल नंबर 27 में बात की गई है कि अध्यापक को इन 3 कार्यों में लगाया जाना चाहिए: चुनाव, जनगणना, आपदा। अब अगर आप प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाएंगे तो उसमें चौथा ऑप्शन या पहला ऑप्शन रख दिया जाता कि अध्यापक को किस कार्य में नहीं लगाया जाना चाहिए, पंच पोलियो आता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका दुश्मन कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद बीपीएल परिवार को 25% सीटों का
रिजर्वेशन दिया जाता है, क्योंकि कोई भी सरकारी स्कूल हो और प्राइवेट स्कूल, सरकारी में तो फ्री है ही है, प्राइवेट स्कूल में भी जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, गरीबी रेखा के नीचे आने वालों को 25% सीट में आरक्षण दिया जाता है। उसके बाद शून्य अवरोधन ये बोला गया है किसी भी बच्चे को 1 से 8 तक फेल नहीं करना है। और दूसरी बात, जैसे आपके पास कोई बच्चा आता है कब, दिसंबर में, तो आपको उसको भी एडमिशन देना है। आपको ये नहीं बोलकर ना उसका कोई मूल्यांकन करना, ना उसके माता पिता को बुलाना, किसी प्रकार की कोई, अगर वो आता है नहीं भी आता तो आप उसके घर जाइए, अगर आपको पता चलता घर जाइए, बच्चों को बुला के लाइए और उनको एडमिशन दीजिए, तो उसको एडमिशन दिया जाएगा। और ऐसा नहीं कि आप उसको कक्षा 1 में डालें, नहीं, अगर उसकी एज 12 वर्ष है तो उसको आपको 7वीं क्लास में डालना होगा, और 7वीं क्लास में भी आपको फेल नहीं करना होगा, उसको आपको एक्स्ट्रा समय दे करके पढ़ाना होगा और सब बच्चों के लेवल पे लाना होगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं। इसके बाद कहानी आती है अपनी यहाँ पर, जो आर्टिकल नंबर 6 है। आर्टिकल नंबर 6 है, इसमें बोला गया है कि मतलब कक्षा 1 से 5 तक के लिए हर 1 किलोमीटर में अगर 20 बच्चे हैं तो आपको एक स्कूल ओपन करवाना है, और एक स्कूल खोलने की जिम्मेदारी सरकार की तरफ से है। अगर 1 से 3 किलोमीटर में माध्यमिक स्कूल में 20 बच्चे हैं तो 3 किलोमीटर में भी एक स्कूल खोलने की जिम्मेदारी है। ये आर्टिकल नंबर 6 में बोला गया है। अब इसके बाद कहानी आती है खर्चा। तो खर्चा जो रहता है ये केंद्र सरकार ही मैक्सिमम उठा रही है। देखिए, पूर्वोत्तर राज्य में 90-10 का रेशो चलता है, तो स्टेट में 65 और 35 का रेशो चलता है। इतना स्टेट और केंद्र वगैरह खर्चा उठाती है। अब इसके बाद अपनी बात आती है यहाँ पर पीआरटी टीचर। प्राइमरी टीचर में 30 बच्चों पर एक शिक्षक रहेगा, लेकिन अब बच्चों की संख्या 150 हो जाती है, 150 हो जाती तो 5 शिक्षक रहेंगे। 150 के बाद जैसी 200 संख्या पूरी होती है, एक हेडमास्टर रहेगा, और फिर इसके हिसाब से बच्चे भी आ जाएंगे, यानी 151 में एक हेडमास्टर आ जाता है और बच्चे आ जाएंगे 5 टीचर हो गए 150 में, और एक हेडमास्टर, यानी कि टोटल 6 लोग हो जाएंगे। उसके बाद जैसी संख्या 200 पहुंचती है तो बच्चों का रेशो 40:1 में बनने लगता है। ये चीज पेपर में पूछी जाती है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैंने लिखा कि जैसे 200 पहुंचती है संख्या HM, और वो तो होते हैं कहाँ तक 150 में। उसके बाद अगर 180, 50, 30, 80, 180 आएंगे, 6 टीचर 1 HM हो जाएगा। अब उसके बाद जैसे 200 पहुंचता है तो 40 बच्चों पे एक शिक्षक हो जाता है, 40 बच्चों पे एक शिक्षक हो जाता है। तो ये पीआरटी का नियम है, ठीक है। यही माध्यमिक के लिए बनाया गया है। 35 पे एक शिक्षक रहेगा और यहाँ पर 100 पे एक HM हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्टिव टीचर हो जाते हैं यहाँ पर, उसके बाद सारे सब्जेक्टिव टीचर हो जाते हैं, एक HM 100 बच्चों पे कंपलसरी। ये आरटी में बोला गया, ठीक है। इसके बाद अपनी कहानी आती है आरटी में बच्चों को कितना पढ़ाना है। आरटी में बच्चों को पढ़ाने के लिए 220 घंटे चाहिए आपको स्कूल में देना है 7.5 घंटे, यानी आपका जो बीच का टाइम है, स्कूल के वर्क रहते हैं, आपको टीचर डायरी मेंटेन करनी है, बच्चों का पोर्टफोलियो मेंटेन करना है, बच्चों की किससे मित्रता है, ये सारी चीज़ें सोच करके तर्क करके लिखनी है, तो वो मेंटेन करना होता है। तो 200 दिन पढ़ाना होता है किसको, प्राइमरी शिक्षक को, 220 दिन पढ़ाना होता है माध्यमिक शिक्षक को, ठीक है। बाकी का समय कहाँ जाता है, तो बाकी का समय यहाँ जाता है, चुनाव, जनगणना, आपदा की ड्यूटी, ठीक है। अब इसके लिए जो रहता है तो 6 से 8 में 35 बच्चों पे एक शिक्षक रहेगा और 30 बच्चों पे प्राइमरी में रहेगा। इसकी बात हो जाती है, देखिए यहाँ से आता है पेपर में, विकलांग बच्चों के लिए 1 से 8 तक में किसको शिक्षा दी जाएगी, 6 से 18 वर्ष, इसको याद रखिए। विकलांग बच्चों में एज रिलैक्सेशन 6 से 18, सीटेट में पूछा गया है, यूपी टेट में भी पूछा गया था पुराने वाले में। अब इसके बाद जो नॉर्मल बच्चे हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, वो 6 से 14 वर्ष रहेगा। यानी कि प्रश्न ऐसा भी बन सकता है, आपके सामने 17 वर्ष का बच्चा आता है, वो 50% विकलांग है, तो आप उसको किस कक्षा में डालेंगे, तो जब 50% विकलांग है, 17 वर्ष का है, तो आप उसको 7th क्लास में डालेंगे। ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको अपने टारगेट रिलेटेड ऐसे प्रश्न करना है। अब देखिए, इसके बाद आपकी मूल कर्तव्य, मतलब बच्चों को स्कूल तक भेजने का कार्य किसका रहेगा, तो बच्चों को स्कूल तक भेजने का माता पिता अभिभावक, ये आर्टिकल नंबर 10 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 10 में माता पिता अभिभावक के द्वारा बच्चों को भेजने के लिए दिया गया है। अब पूरे आरटी में कितने, कुल 7 अध्याय और 38 प्रकार की धाराएं हैं।
आरटी में कुल 7 अध्याय और 38 प्रकार की धाराएं हैं। अब टीचर को कुल कितना कार्य करना है? 45 घंटे टीचर को कार्य करना एक सप्ताह में। टीचर के द्वारा पूरे एक सप्ताह में 45 घंटे कार्य किया जाएगा, लेकिन जो टीचर का जॉब रहेगा 7.5 घंटे का एक दिन का रहेगा। 7.5 घंटे में आपको 4 घंटे पढ़ाना है और मिडिल वाले को 4.5 घंटे पढ़ाना है। इसके बाद बात आती है जो अपनी अभी प्रकार की शिक्षा दी गई है, पूरी बाल केंद्रीय शिक्षा है, ठीक है, मतलब बच्चों से रिलेटेड सारी शिक्षा दी गई है। इसके बाद 50% महिलाओं के लिए पद रिजर्व रखे जाते हैं। किसी भी स्कूल में महिलाओं के लिए 50% पद रिजर्व रखे जाते हैं। तो देखिए, जब 1 अप्रैल 2010 को बात हुई है, 1 अप्रैल 2010 के 3 साल बाद कोई भी स्कूल बिना मान्यता प्राप्त नहीं चलेगा। मतलब 1 अप्रैल 2010 के 3 साल बाद तक बिना मान्यता के स्कूल चल जाते थे। अगर कोई बोलता है कि हम 25% रिजर्व नहीं करेंगे तो उनकी मान्यता कर दी जाएगी रद्द। वो मान्यता जब हो जाएगी रद्द तो स्कूल कोई मतलब का नहीं। तो 3 वर्ष तक ये छूटती है, खत्म हो चुकी है। इसके बाद 5 साल तक अप्रसिद्ध शिक्षक काम कर सकता था। कब? 2010 से 2015 तक। लेकिन अब कोई भी शिक्षक अप्रसिद्ध काम नहीं कर पाएगा, यानी कि जो आप लोगों ने डीएड बीएड वगैरह किया है, जिसको प्रशिक्षित अप्रशिक्षित कहा जाता है, जिनका है उनको प्रशिक्षित, जिनका नहीं है उसको अप्रशिक्षित। इसकी बात कहाँ हुई है? आर्टिकल नंबर 23 में कि शिक्षक को डीएड बीएड होना अनिवार्य है शिक्षक बनना है। तो अब इसके बाद डीएड बात आती है आर्टिकल नंबर 26 की कि शिक्षक भरे किसके माध्यम से जाते हैं? तो आर्टिकल नंबर 26 में दिया है शिक्षक को भरने का। अब जो शिक्षक के अनुपात की बात है, छात्र शिक्षक का अनुपात रहता है, आर्टिकल नंबर दिया है 25 में, ठीक है। इसके बाद कहानी आती है प्राथमिक शिक्षक में टोटल 800 घंटे रहते हैं। ये भी कई बार पेपर में पूछा जाता है। प्राथमिक शिक्षक में जो पढ़ाएगा 800 घंटे अध्ययन करवाएगा एक वर्ष में। 800 कैसे हुए? देखिए, 4 घंटे एक दिन में पढ़ाना था, 200 दिन पढ़ाना था टोटल, तो 200 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 800 आ जाएगा। इसके बाद 4.5 घंटे, मतलब 4.5 घंटे पढ़ा रहा था और 200 कितने थे? 20 दिन थे इसमें। 220 में गुणा करेंगे तो 1000 आ जाता नॉर्मल। ये कहानी यहाँ हो गई। अब बच्चों को कोई भी परीक्षा से फेल नहीं करेगा, मतलब उनका ग्रेडिंग सिस्टम लागू कर दिया। क्या है, बच्चों को अगर आप डायरेक्ट नंबर बता देते तो उनके मन में आती हीन भावना। जब उनके मन में आती हीन भावना कि ये मेरे से इंटेलिजेंट है, मैं इससे कम हूँ, इसलिए अंक सिस्टम हटा दिया, ग्रेडिंग सिस्टम लागू कर दिया। ABCD ग्रेड रहेगा, बच्चों को पता नहीं चलेगा कौन किससे इंटेलिजेंट है, कौन किससे नहीं है। तो ये कोई भी परीक्षा नहीं होगी, डायरेक्ट लिया जाएगा, ग्रेडिंग सिस्टम पद्धति के माध्यम से उसको दिया जाएगा, ठीक है। जी सर। अब देखिए, नॉर्मल अपन ने ये वाला पढ़ लिया था, तो एक आपको अगर भूल जाता कभी भी तो सरला की ट्रेक याद रखिएगा। सरला मतलब एक ट्रेक है नॉर्मल आप लोग के, संसद का 79, राज्यसभा का 80, लोकसभा का 81। अब देखिए, एक आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 17 में, जिससे आप लोग पहले बच्चों क्या होता था, खूब पिटाई की जाती थी, लेकिन आर्टिकल नंबर 17 में बोला गया है बच्चों को किसी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया जाएगा। मतलब इनको अगर किसी प्रकार का दंड देते हैं तो शिक्षक को कार्रवाई होगी। तो ये सारा अपन ने एनसीए पढ़ा, मतलब आरटी पढ़ा। आरटी में यहाँ से आपको हर एक पेपर में मिलेगा। ये पढ़ने के बाद आपके पास जितने सारे प्रश्न हैं वो लगाने की कोशिश कीजिए, और लगाने के बाद आप खुद ही पाएंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक